इकोनॉमिक्स अर्थ चैनल पर आप सभी दर्शकों का एक बार फिर स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग मुद्रास्फीति के दो रूपों का वर्णन करेंगे और जिसको हम डिमांड पुल इन्फ्लेशन, मांग जनित स्फीति और कास्ट पुश इन्फ्लेशन, लागत प्रेरित स्फीति के रूप में जानते हैं। यहाँ हम आपको ध्यान दिला दें कि इसके पहले हमने मुद्रास्फीति के अर्थ और उनकी परिभाषा के संदर्भ में एक वीडियो इसी चैनल पर पहले बनाया हुआ है और आप उसे पहले पढ़ लें और आप वहाँ देखेंगे कि जो मुद्रास्फीति जिसे हम सामान्य मूल्य स्तर में निरंतर वृद्धि के रूप में देखते हैं, उनके संदर्भ में कुछ प्रारंभिक धारणाएं हैं और क्योंकि मूल्य स्तर मुद्रा के माध्यम से लेन देन संपादित होते हैं और इस रूप में जो मुद्रा का उपयोग होता है लेन देनों के लिए, उस मुद्रा की मात्रा का प्रभाव जो है वो मूल्य स्तर पर देखने के प्रयास किए गए हैं और किए जाते रहे हैं। और इस रूप में जो मुद्रास्फीति की संकल्पना है वो मुद्रा के परिमाण सिद्धांत, क्वांटिटी थियरी ऑफ मनी से संबंधित है। और जहाँ हमने देखा था कि वहाँ ये माना जाता है कि मुद्रा की मात्रा में वृद्धि होने से मूल्य स्तर में आनुपातिक रूप से वृद्धि होती है। और इस रूप में जब हम मुद्रास्फीति की बात करते हैं और जिसका ये अर्थ होता है कि सामान्य मूल्य स्तर में वृद्धि होती है, तो स्वाभाविक है कि मुद्रा परिमाण सिद्धांत का हम उपयोग करें और उसके माध्यम से ये बता पाएँ कि ये जो मूल्य वृद्धि है ये मुद्रा की मात्रा या परिमाण में वृद्धि होने के कारण होती है। इसलिए मुद्रास्फीति को हम सीधे तौर पर मुद्रा की मात्रा में वृद्धि के रूप में परिभाषित कर सकते हैं। और तब हम इसीलिए इन्फ्लेशन को हम प्राइस इन्फ्लेशन नहीं कहते, सामान्य तौर पर कहा जाना चाहिए मूल्य स्तर में वृद्धि, या हम कह सकते हैं महंगाई बढ़ी है, लेकिन हम कहते हैं मुद्रास्फीति हुई है और जिसका अर्थ होता है कि मुद्रा की मात्रा में स्फीति या अधिकता हो गई है। तो प्रारंभिक तौर पर यही माना जाता रहा है। और फिर एक दूसरा कंसेप्ट आया जो केन्स का है, जिसमें उन्होंने ये कहा कि मुद्रा की मात्रा और वस्तुओं और सेवाओं की पूर्ति, इसके माध्यम से मूल्य निर्धारित होते हैं। यदि वस्तुओं की पूर्ति एक निश्चित समय अवधि में जितनी है उसमें वृद्धि न हो, या उसमें जो वृद्धि हो वो मुद्रा की मात्रा में या लोगों के मौद्रिक आय में होने वाली वृद्धि से कम हो, तो वैसी स्थिति में जो एग्रीगेट डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज है, अर्थात वस्तुओं और सेवाओं के लिए किसी समय अवधि में जो कुल मांग होगी मौद्रिक रूप में,
मौद्रिक रूप से मेरा मतलब है कि जितनी वस्तुएं और सेवाएं हैं उनको उनके मूल्य से गुणा करेंगे, और जितनी मौद्रिक आय की आवश्यकता है इसको हम कह सकते हैं ये समग्र मांग है। और उसकी तुलना में अगर वस्तु कम है तो वस्तुओं के मूल्य बढ़ेंगे। और इस रूप में एक दूसरा कंसेप्ट ये आया कि समग्र पूर्ति या कुल उत्पादन की तुलना में कुल व्यय या कुल समग्र मांग अगर बढ़े या तेज़ी से बढ़े या दोनों के बीच में अंतर हो, और ये अंतर मांग आधिक्य के रूप में हो, एक्सेस डिमांड के रूप में हो, तो मूल्य स्तर बढ़ेगा, और इसे हम मुद्रास्फीति का नाम दे सकते हैं। यहाँ हम आपको ध्यान दिला दें कि मुद्रा के परिमाण सिद्धांत के आधार पर जब हम मुद्रास्फीति की परिभाषा या उसके अर्थ को निकालने का प्रयास करते हैं तो वहाँ ये मान लेते हैं कि कुल आपूर्ति या कुल उत्पादन या राष्ट्रीय उत्पादन या कुल लेन देनों की संख्या, अगर हम वहाँ फिशर के समीकरण के पीटी को देखें तो स्थिर मान लिया गया, अर्थात पूर्ति दी हुई है और दी हुई स्थिति में मुद्रा की मात्रा बढ़ती है। और इस रूप में मुद्रा की मात्रा बढ़ने से दूसरे रूप में हम कह सकते हैं कि जो मौद्रिक व्यय है वो बढ़ जाएगा, और इस तरह से वस्तुओं के या सामान्य मूल्य स्तर में वृद्धि होगी। लेकिन जब हम मांग आधिक्य की बात करते हैं तब ये नहीं हम कहते कि पूर्ति स्थिर है। हम ये देख रहे हैं कि पूर्ति की तुलना में मांग में जो वृद्धि होती है वो अधिक है, और इस प्रकार से मांग और पूर्ति के बीच में आधिक्य या गैप है। और इस संकल्पना में भी हम अगर पूर्ण रोजगार और अपूर्ण रोजगार की बातें करें तो ये कहा जा सकता है कि अगर अर्थव्यवस्था पूर्ण रोजगार की स्थिति में हो, वैसी स्थिति में समग्र पूर्ति या उत्पादन को तो बढ़ाना संभव नहीं है, और इसलिए वहाँ उत्पादन स्थिर रहेगा। और तब समग्र मांग में अगर किन्हीं कारणों से वृद्धि हो, और ये वृद्धि तभी होगी जब लोगों की आय में वृद्धि हो, और लोगों की आय में वृद्धि उनकी मौद्रिक आय में वृद्धि, और उनके कारणों की चर्चा हम आगे कर लेंगे। लेकिन यहाँ इतना कह सकते हैं कि ऐसी स्थिति में मांग आधिक्य हो जाएगा। और अगर पूर्ण रोजगार के पहले की स्थिति है जिसमें उत्पादन को बढ़ाया जा सकता है, तो वैसी स्थिति में हम कह सकते हैं कि उत्पादन भी बढ़ रहा है, अर्थात समग्र पूर्ति भी बढ़ रही है। लेकिन अगर समग्र पूर्ति की तुलना में समग्र मांग ज़्यादा बढ़ रही है और दोनों के बीच में आधिक्य है, मांग आधिक्य है, वैसी स्थिति में मूल्य स्तर में वृद्धि होगी, और इसे हम मुद्रास्फीति कह सकते हैं। तो एक कंसेप्ट जिसमें हम, जैसे क्लासिकल जो क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी है, वहाँ चाहे ये मान के चलें कि पूर्ण रोजगार की स्थिति है, चाहे हम ये मान लें कि पी और टी में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है और पूर्ति स्थिर है, वैसी स्थिति में मुद्रा की मात्रा बढ़ रही है। और थोड़ा सा और दूसरी स्थिति में हम जाएं तो हम कह सकते हैं कि पूर्ति में भी परिवर्तन हो रहा है, वृद्धि हो रही है, लेकिन मांग की तुलना में वो कम है। और अगर पूर्ण रोजगार से संबंधित इस संकल्पना को ध्यान में रखें तो कहे जाएंगे पूर्ण रोजगार स्तर के बाद, क्योंकि पूर्ति में या समग्र पूर्ति में वृद्धि नहीं हो सकती, इसलिए अगर मौद्रिक आय या कुल व्यय में वृद्धि होती है तो मूल्य स्तर में वृद्धि होगी। तो ये कंसेप्ट इस रूप में हम बताने का प्रयास कर रहे हैं कि इन सारे विश्लेषणों में जोर वही है कि मौद्रिक आय में वृद्धि हो रही है, और मौद्रिक आय में वृद्धि होने का सबसे जो बड़ा कारण है वो मुद्रा की मात्रा में वृद्धि का होना है। वैसे और भी कारण होंगे और हम अपने अध्ययन के साथ उनको जोड़ते जाएंगे। तो इस रूप में जो सामान्य स्थिति है वो ये है कि मूल्य स्तर में वृद्धि
अगर होती है, और कल हम लोग देख चुके हैं कि ये वृद्धि जो है वो परसिस्टेंट होती है, कंटिन्यूअस होती है, सस्टेन्ड रहती है और लॉन्ग टर्म प्रोसेस के रूप में होती है और निरंतरता इसमें बनी रहती है। ये सब स्थितियों को हम मूल मुद्रास्फीति के नाम से या मुद्रा की स्फीति के रूप में जानते हैं। आज का जो हमारा विश्लेषण है वो मुद्रास्फीति की दो संकल्पनाओं को लेके है, और हम आपको ध्यान दिला दें कि जो हमारा आर्थिक क्रियाओं की जो स्वरूप है उसमें इस तरह की स्थितियां होती हैं। प्रोडक्शन होता है और कंजम्पशन होता है। जब वस्तुएं उत्पादित होती हैं, सेवाएं उत्पादित होती हैं तो उनका उपभोग होता है, और उत्पादन के उपभोग के बीच में एक्सचेंज या विनिमय या बाजार व्यवस्था आएगी, जहां पर मूल्यंत्र के माध्यम से वस्तुओं का लेन देन होगा, क्रय विक्रय होगा। तो इस प्रक्रिया में हम ये देखते हैं कि उपभोग और उत्पादन के बीच में विनिमय का कार्य होगा, लेन देन का कार्य होगा, और लेन देन क्योंकि मौद्रिक अर्थव्यवस्थाएं हैं, मुद्रा के माध्यम से होगा, और जो लेन देन का माध्यम बनेगी मुद्रा, वो उसको हम लोग कीमत या प्राइस कहते हैं। और अब ये जो प्राइस है ये कैसे निर्धारित होती है ये हम जानते हैं, और हम जानते हैं कि लागत के आधार पर ही ये कीमत का निर्धारण होता है। और हमने जब मूल्य निर्धारण पढ़ा है तो वहाँ हमने देखा है कि MC बराबर MR होते हैं और इसी पर उत्पादन होता है, और कुल मूल्य जो है वो सामान्य लाभ की अगर दशाएं हों तो औसत लागत और औसत आय दोनों बराबर होती हैं। और इस रूप में हम कह सकते हैं कि मूल्य लागत के बराबर होता है, और इस लागत में उत्पादक का लाभ का अंश जितना उसे मिलना चाहिए वो जुड़ा हुआ होता है। तो अब अगर आप देखें कि मूल्य कितना होगा तो हम ये कह सकते हैं कि मूल्य में लागत, जितनी लागत होगी मूल्य उतना होगा। और अब आप कहें लागत क्या होती है या उत्पादन की प्रक्रिया में क्या क्या लागतें लगती हैं, तो जो भी उत्पादन के विभिन्न साधन हैं, भूमि लगती है जिस पर हम लगान का पेमेंट करते हैं, उधार पूंजी ली जाती है जिस पर हम ब्याज का पेमेंट करते हैं, हम श्रमिक लगाते हैं जिसको हम मजदूरी देते हैं, हम कच्चे माल प्रयोग करते हैं, हम मशीनरी और इक्विपमेंट्स लगाते हैं, उनके मूल्य चुकाते हैं। तो कहने का अर्थ ये हुआ कि ये जो उत्पादन की प्रक्रिया में लगेंगी चीज़ें, चाहे ये श्रम हो, लेबर जिसको हम मजदूरी देंगे, और चाहे ये मशीनरी हो और इक्विपमेंट हो, और चाहे वो ब्याज या भूमि लगे या लगान लगे तो ब्याज होगी, लगान होगी, और लाभ भी होगा क्योंकि एक निश्चित लाभ उत्पादक को मिलना चाहिए। ये सारी चीज़ें जुड़ेंगी तो उत्पादन की लागत होगी, और इन लागतों के बराबर मूल्य होगा। तो यहाँ पर जो मूल्य होगा वो हम कह रहे हैं इनके बराबर होगा। लेकिन अगर इनमें कहीं भी वृद्धि हो तो ये मूल्य बढ़ जाएगा। जो मैं दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ कि मूल्य या लेन देन के पहले की प्रक्रिया में या उसके पहले चरण में उत्पादन होगा और उत्पादन में लागतें लगेंगी, और इन्हीं लागतों पर मूल्य निर्धारित होता है। इसलिए यदि इन लागतों में वृद्धि होती है तो मूल्य स्तर में वृद्धि होगी, और क्योंकि लागत पीछे की प्रक्रिया है इस नाते हम कहते हैं कि अगर लागत बढ़ेगी तो मूल्य बढ़ने के लिए ये लागतें मूल्य को ठेलेंगी, ऊपर जाए और पुश करेंगी, क्योंकि नीचे से लागत आएगी और लागत के बराबर मूल्य होगा, और लागत बढ़ेगी तो मूल्य भी बढ़ेगा। तो इसका मतलब है कि लागतें जो है मूल्य को बढ़ने के लिए पीछे से धक्का देती हैं, पुश करती हैं,
और इसलिए हम कह रहे हैं कि अगर लागतों में वृद्धि होती है और इसके कारण मूल्य बढ़ रहा है तो इस मुद्रास्फीति को हम लोग लागत प्रेरित स्फीति कहेंगे, कि ऐसी स्फीति जो लागतों के द्वारा प्रेरित है, जो लागतों के द्वारा या लागतों की वृद्धि के माध्यम से आई है, और लागतें जब बढ़ी हैं तो उसने मूल्य को बढ़ने के लिए जो है प्रेरित किया है। तो ये लागत प्रेरित स्फीति होगी। और आगे अगले चरण में ये यहाँ कंजम्पशन में वस्तुओं की मांग होगी, और किसी भी कारण से अगर वस्तुओं की मांग में वृद्धि हो जाए, अर्थात जितनी वस्तुएं किसी समय अवधि में मांगी जाती थी वस्तुएं और सेवाएं, उनकी मांग बढ़ जाए, और जब मांग बढ़ेगी तो हम लोग जानते हैं कि वस्तु और सेवाओं के मूल्य बढ़ेंगे। और ये कब हो रहा है? अगले चरण में। इसका मतलब जब मांग बढ़ेगी तो मूल्य दे के मांग बढ़ेगी, तो जब मांग बढ़ेगी तो मूल्य जो है बढ़ेगा। तो इसका मतलब हुआ कि मूल्य को मांग अपनी ओर खींच रही है, पुल कर रही है। तो इसको कहा गया डिमांड पुल इन्फ्लेशन। और क्योंकि ये पिछले चरण में लागत लाभ को आगे ठेलती है बढ़ने के लिए मूल्य को, इस नाते कहते हैं ये डिमांड पुश कास्ट पुश इन्फ्लेशन है। कास्ट बढ़ती है और कास्ट जो है मूल्य को बढ़ने के लिए ठेलती है आगे। और डिमांड क्योंकि आगे है और मूल्य जो है या मांग जो है, जब वस्तुएं खरीदी बेची जाती हैं तो जब मांग बढ़ती है तो मूल्य को अपनी ओर खींचती हैं वो। तो इधर से पुश होती है और इधर से पुल होती है। और इसी नाते एक को कहा गया डिमांड पुल और एक को कहा गया कास्ट पुश। ये पीछे से मूल्य आगे बढ़ने के लिए ठेलेगी और ये आगे से मूल्य को बढ़ने के लिए खींचेगी। तो जब खींचेगी तो ये डिमांड पुल हुई, और जब ये ठेलेगी तो डिमांड ये कास्ट पुश हुई। तो ये दो इन्फ्लेशन, इनके नाम इसीलिए पड़े क्योंकि उत्पादन और उपभोग की प्रक्रिया में मूल्य आएगा, डिमांड आगे है वो खींचेगी मूल्य को अपनी तरफ, कास्ट पीछे है ये क्योंकि मूल्य में जुड़ती है, इस नाते ये मूल्य को आगे बढ़ाएगी। तो ये डिमांड पुल और कास्ट पुश दो इन्फ्लेशन हैं। और मैं अगर कास्ट पुश वैसे जो मांग इन्फ्लेशन की जो थियरी डेवलप हुई है वो मुख्यतः डिमांड पुल इन्फ्लेशन के रूप में ज़्यादा व्याख्या इसकी हुई, और इसलिए सामान्यतः पहले उसको हम लोग पढ़ते हैं। लेकिन इस प्रक्रिया में अगर हम देखें तो कास्ट पहले आती है, और इस नाते मैं आपको पहले कास्ट पुश इन्फ्लेशन ही पढ़ा रहा हूँ। तो ये पहली जो है ये कास्ट पुश इन्फ्लेशन है। और कास्ट पुश इन्फ्लेशन में हम देख रहे हैं कि मूल्य तब बढ़ते हैं जब कास्ट में वृद्धि होती है, उत्पादन की लागत में वृद्धि होती है। और यहाँ हमने कुछ चीज़ें लिखी जिसमें हम कह सकते हैं कि कास्ट बढ़ेगी कब। तो हम ये कह रहे हैं कि कास्ट तब बढ़ेगी जब श्रमिक की या तो मजदूरी बढ़ जाती हो, वेज, और वेज कब बढ़ती है? जब अर्थव्यवस्था में श्रमिकों की मात्रा मांग के हिसाब से अगर कम होती है तो मजदूरी बढ़ जाएगी। और कई बार जो श्रम संघ हैं वो अपनी मांग को, अपनी मजदूरी को बढ़वाने में समर्थ हो जाते हैं, और मांगी इसलिए श्रम संघ उसमें मांग बढ़ाने की या मजदूरी बढ़ाने की जो आप कह सकते हैं कि दबाव बनाते हैं, क्योंकि उन्हें मजदूरियां जो हैं जितनी उनको मिलनी चाहिए उससे कम दी जाती हैं। तो ये संघर्ष जो श्रमिक संघ है अपनी जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए अधिक मजदूरियों की मांग करते हैं, और अगर वो इसमें सफल हो जाते हैं तो मजदूरियां आगे बढ़ जाती हैं। कई बार सरकारें जो हैं वो मजदूरों के कल्याण के लिए मजदूरियों की एक न्यूनतम राशि निर्धारित कर देती हैं, और वो श्रम की पूर्ति अगर बढ़ भी जाए तो भी मजदूरी का आप उससे नीचे नहीं गिरा सकते। तो वैसी स्थिति में भी लागत मजदूरी बाजार के अन्य स्थिति में कीमत जहाँ उनकी मजदूरी गिरनी भी चाहिए वहाँ भी वो गिराई नहीं जा सकती। तो जो भी कारण हो
अगर मजदूरी में वृद्धि होती है तो लागत में वृद्धि हो जाएगी। दूसरा फैक्टर है मशीनरी और इक्विपमेंट्स, या एक और चीज़ यहाँ लिखी जा सकती है कच्चे माल, रॉ मटेरियल्स, या मध्यवर्ती वस्तुएं, इंटरमीडिएट गुड्स। ये ऐसी वस्तुएं हैं जो उत्पादन की प्रक्रिया में लगाई जाएंगी, जिनको हम इनपुट्स कहते हैं या आगत कहते हैं। और मशीनरी और इक्विपमेंट्स भी आगत ही हैं, वो मशीनरी हैं और ये वस्तुओं के रूप में हैं, और इनके मूल्यों में वृद्धि होती है, कारण उसके पीछे जो भी हो। विदेशों से आने वाली कोई वस्तु हो जिसकी कीमत बढ़ जाए, अपने देश में कच्चे माल की कमी या उसकी मांग में वृद्धि होने के कारण उनके मूल्य बढ़ जाएं, या कच्चे माल या मशीनरी इनकी लागतों में वृद्धि होने के कारण इनके मूल्य बढ़ जाएं, जो भी कारण हो इनके मूल्य अगर बढ़ेंगे तो कुल लागत बढ़ेगी। इसी तरह से जो ब्याज की दरें हैं मार्केट में, वो प्रभावित कर सकती हैं। अगर बाज़ार में ब्याज की दरें बढ़ती हैं, अगर बाज़ार में भूमि की सीमितता के कारण लगान बढ़ती है, वैसी स्थिति में उत्पादन की लागतें बढ़ेंगी। ये नीचे एक लाभ है, और लाभ जो है उद्यमी या जो उत्पादक है वो भी अपने लाभ को निरंतर बढ़ाने का प्रयास करता है, और इस बढ़ाने की प्रक्रिया में वो अपने सारे जो भी वो कर सकता है कार्य वो करेगा। और उन स्थितियों में कई बार जो उत्पादक होता है उसमें एकाधिकार का तत्व होता है। जब पूर्ण एकाधिकार के तत्व होते हैं तो बाजार एकाधिकारिक होती है, और जब कई सारे उत्पादक होते हैं लेकिन उनमें एकाधिकार के तत्व आंशिक तौर पर होते हैं, तब हम इसको ओलिगोपोली या लबाधिकार के रूप में जानते हैं, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के रूप में जानते हैं। कुल मिला के कहने का अर्थ ये है कि अगर एकाधिकार का तत्व इनके मध्य है तो वैसी स्थिति में अपने इस एकाधिकारी शक्ति का उपयोग करके वो वस्तुओं के मूल्य को बढ़ा के अपने लाभ को बढ़ाने का प्रयास करते हैं। और अगर वो इस प्रॉफिट मार्जिन्स को लागत में बढ़ा के जोड़ने में सफल हो जाएं तो वैसी स्थिति में लागतें बढ़ जाएंगी। तो मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि लागतों को अगर बढ़ती हैं तो क्योंकि लागतों के आधार पर ही मूल्य निर्धारित होते हैं, इस नाते मूल्य स्तर में भी वृद्धि होगी। और कहा जा सकता है कि ऐसी मूल्य वृद्धि जो लागतों में वृद्धि के कारण होती है, इसे हम कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन के रूप में जानते हैं। और क्योंकि सामान्य तौर पर लागत के दो अंश किए जाते हैं, एक अंश को हम लोग मजदूरी के रूप में जानते हैं और दूसरे को हम लाभ के रूप में जानते हैं, और इस नाते लागत स्फीति को दो भागों में हम विभाजित करके भी देख सकते हैं। और एक को कहते हैं वेज पुश और दूसरे को कहते हैं प्रॉफिट पुश। तो कुल लागत स्फीति को दो रूपों में देख सकते हैं, एक है मजदूरी प्रेरित स्फीति और दूसरी है लाभ प्रेरित स्फीति। जब मजदूरी प्रेरित की बात करते हैं तो हम इसमें यह कहते हैं कि जो लागतों में वृद्धि हुई है वो मूलतः मजदूरियों में वृद्धि के कारण हुई है। और जब हम लाभ प्रेरित स्फीति की बात करते हैं तो उसमें हम लाभ वाले अंश, और लाभ वाले अंश में मजदूरी वाले अंश में हम उन मजदूरी को और आगतों में होने वाली वृद्धियों को इसको सम्मिलित करते हैं, और लाभ वाले अंश में जो लाभ के तत्व होते हैं, चाहे वो लगान के तत्व के रूप में हो चाहे वो प्रॉफिट के रूप में हो, उनके अंश को हम उसमें जोड़ते हैं। और हमने कहा कि अगर एकाधिकार का तत्व बाजार में है तो वैसी स्थिति में जो उत्पादक हैं वो अपने लाभ को बढ़ाने में सफल हो जाते हैं, और इस प्रकार से लागतों में लाभांश या जो लाभ का अंश है उसको बढ़ा देते हैं, और इस रूप में लागतें उत्पादन की बढ़ जाती हैं। तो
इस प्रकार से हमने दो अलग अलग रूप करके ये दिखाने का प्रयास किया कि लागत स्फीति को भी हम दो भागों में विभाजित करके देख सकते हैं। यहाँ पर हम पहले ही बता चुके हैं कि मजदूरियाँ कैसे बढ़ती हैं, श्रमिक संघ उसमें आते हैं और महंगाई के प्रेशर उनको मजदूरी बढ़ाने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। सरकार की नीतियाँ इसमें दबाव या दखलंदाजी कर सकती हैं, तो जिन किन्हीं भी कारणों से इस तरह से ये बढ़ेंगी। और वैसी स्थिति में अगर हम जो मांग की स्थितियां हैं उनको पूर्ववत मानें और लागत की स्थितियों को दिखाने का प्रयास करें और बढ़ी हुई लागत को दिखाने का प्रयास करें, तो उस स्थिति में हम लोग ये चित्र का सहारा लेकर के भी इसे समझा सकते हैं। और अगर इस रूप में हम देखने का प्रयास करें तो सामान्य तौर पर जो मांग और पूर्ति की स्थितियां हैं या लागत और उसकी मांग और पूर्ति को हम इधर दिखा सकते हैं, डिमांड एंड सप्लाई को, और इस पर मूल्य और लागत को दिखा सकते हैं। और वैसी स्थिति में एक लागत वक्र खींचा जा सकता है और उत्पादन की मात्रा के साथ या पूर्ति की मात्रा के साथ, और उस वक्र को हम इस प्रकार से बना सकते हैं। अगर हम इसमें ये भी शो करने का प्रयास करें कि पूर्ण रोजगार की भी एक स्थिति आएगी, तो वैसी स्थिति में पूर्ण रोजगार के बाद क्योंकि उत्पादन या पूर्ति को बढ़ाया नहीं जा सकता, इस नाते वैसी स्थिति में ये वक्र थोड़ा ऐसे ऊपर बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो ये पूर्ति का वक्र हो सकता है S1। और एक मांग का वक्र हम खींच सकते हैं, जो मांग का वक्र सामान्यतः ऐसे होता है D1। और अगर मांग का वक्र में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है और उत्पादन की लागतें बढ़ रही हैं, तो उत्पादन की लागतों का मतलब है कि ये पूर्ति वक्र जो है ये औसत लागत को प्रदर्शित करता है, प्रति इकाई लागत को। और पूर्ति के किसी भी मात्रा पर, या जैसे हम यहाँ देखें कि अगर इस स्थिति में है तो इतने उत्पादन पर ये मूल्य निर्धारित है, मान लीजिए हम कहें P1। लेकिन अगर लागतों में वृद्धि हो तो जैसे हम कह रहे हैं कि उत्पादन की OX मात्रा पर कुल लागत है X1 से लेकर P1, इस वक्र के माध्यम से देख सकते हैं। वैसी स्थिति में इसी उत्पादन के स्तर पर लागतें बढ़ जाएंगी और ये लागत वक्र ऊपर शिफ्ट हो जाएगा इस तरह से। और अभी हमने इसको अलग खींच रहे हैं, और अलग पूर्ण रोजगार की स्थितियां अगर हों तो सामान्य तौर पर हम केवल आपको दिखाने के लिए बता रहे हैं कि ये वक्र जब ऊपर उठेगा तो ये वक्र भी इसी में जाके यहाँ छुएगा। और अगर हम इस में इसको ज़्यादा न देखें उस रूप में, तो आसानी से हम ये कह सकते हैं कि ये पूर्ति के वक्र हैं और इस प्रकार के होंगे। पहले वाला वक्र ये होगा, अगले वाला वक्र ये होगा, 2 होगा। और ऐसी स्थिति में जब लागतें बढ़ेंगी तो मांग और पूर्ति के संतुलन का बिंदु यहाँ से P2 पर चला जाएगा, और अब उत्पादन, ये देखिए, उत्पादन पहले से घट जाएगा और मूल्य बढ़ जाएगा। तो यहाँ हम ये दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि जब लागतें बढ़ेंगी तो लागत बढ़ने से पूर्ति वक्र ऊपर विवर्तित हो जाएगा, उसी उत्पादन के स्तर पर लागतें पहले की तुलना में बढ़ जाएंगी, और जो मूल्य निर्धारित होगा संतुलन द्वारा मांग और पूर्ति के, वो मूल्य पहले से ज़्यादा हो जाएगा। तो अगर इस लागतों में वृद्धि के माध्यम से मूल्य बढ़ता है तो इस मूल्य वृद्धि को हम लोग लागत प्रेरित स्फीति कहेंगे। और ये हमने, अगर आप देखें तो ये कहा जाएगा कि ये किसी एक वस्तु का मूल्य नहीं है, बल्कि ये सामान्य मूल्य स्तर को हम दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, अर्थव्यवस्था के समग्र मांग और पूर्ति को दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। तो वैसी स्थिति में जब मूल्य स्तर में वृद्धि होगी तो ये स्फीति होगी, और इस स्फीति वृद्धि को, क्योंकि लागत में वृद्धि के कारण हुई है, इस नाते हम लोग इसको लागत प्रेरित स्फीति कह सकते हैं या कहेंगे। और अगर लागतें और बढ़ती हैं तो मूल्य और बढ़ेंगे, और लागत और बढ़ती है तो ये वक्र और ऊपर जाएगा, और इस प्रकार से मूल्य और बढ़ जाएगा। यहाँ पर ये भी ध्यान रखेंगे आप कि जब लागतें बढ़ेंगी तो संतुलन की स्थिति में उत्पादन घटेगा, पूर्ति घटेगी।
और एक चीज़ और अपने आप स्पष्ट हो गई कि लागत में वृद्धि होने पर पूर्ति घट जाती है, और जब पूर्ति घटेगी तो मांग पूर्ति के बीच का जो गैप है वो अपने आप आ जाएगा और पूर्ति की तुलना में मांग अधिक हो जाएगी, और वैसी स्थिति में कीमतों का बढ़ना लाजिम है और इस नाते कीमतें बढ़ती हैं। तो दूसरा फैक्टर भी वहाँ घुसेगा, और जिसको हम कहते हैं एक्सेस डिमांड की थियरी भी वहाँ लागू हो जाएगी, क्योंकि अब पूर्ति पहले की तुलना में घट जाएगी जब लागतें बढ़ेंगी, और इसलिए जो मूल्य को बढ़ाने का कारण है वो दूसरा कारण भी इसमें समाहित हो जाएगा। जबकि हमारा जोर है कि वो लागत में वृद्धि के माध्यम से मूल्य में या मूल्य स्तर में वृद्धि किस तरह से होगी, और लागत प्रेरित स्थिति को इस प्रकार से चित्र के माध्यम से हम दिखा सकते हैं। और अब हम आते हैं डिमांड पुल इन्फ्लेशन पर। डिमांड पुल इन्फ्लेशन स्पष्ट है कि इन्फ्लेशन यहाँ तब होगी जब मांग में वृद्धि होगी। इसके पहले हम लागत में वृद्धि देख रहे हैं, अब हम मांग में वृद्धि देखेंगे। तो मांग में वृद्धि होगी, और मांग क्योंकि मुद्रास्फीति का संबंध सामान्य मूल्य स्तर से है, और सामान्य मूल्य स्तर अर्थव्यवस्था में समस्त वस्तुओं के लेन देन से निर्धारित होगा। इस नाते अर्थव्यवस्था की समग्र मांग को हम देखेंगे, और समग्र मांग का अर्थ होता है कि अर्थव्यवस्था में का जो कुल व्यय है, जो विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं पर किया जाएगा एक निश्चित समय अवधि में, और तब हम इसको कहेंगे मुद्रा के रूप में जो ये कुल व्यय होगा, मुद्रा के रूप में यही समग्र मांग होगी जो समस्त वस्तुओं और सेवाओं की मांग को प्रदर्शित करेगा। तो वैसी स्थिति में अर्थव्यवस्था की ये समग्र मांग होगी, और अर्थव्यवस्था में कुल उत्पादन कितना है, अर्थात जो उत्पादन अर्थव्यवस्था में उसी समय अवधि में हुआ है वस्तुओं और सेवाओं का, उनका मौद्रिक मूल्य कितना है। और अगर उनका मौद्रिक मूल्य समग्र व्यय की राशि या जो व्यय किए जाना है, जो एक्सपेक्टेड है, संभावित है, उस व्यय से कम है, तो अर्थव्यवस्था में मूल्य स्तर पहले से ज़्यादा बढ़ जाएगा, और इसको हम मुद्रास्फीति का नाम देंगे। और क्योंकि ये मुद्रास्फीति इसलिए हुई है क्योंकि अर्थव्यवस्था में समग्र पूर्ति की तुलना में समग्र मांग अधिक हो गई है, और इसलिए हम इसको डिमांड पुल इन्फ्लेशन कह रहे हैं। और ये मांग आधिक्य के कारण उत्पन्न हुई है, और मांग की आधिक्यता के कारण कीमत आगे बढ़ने के लिए एक तरह से उसे आकर्षित किया गया है, और हम इसको डिमांड पुल इन्फ्लेशन कहेंगे। और समग्र मांग और समग्र पूर्ति की जो अवधारणा है उसको हम केन्सीय सिद्धांत या केन्सीय विश्लेषण के माध्यम से समझाने का प्रयास करेंगे। और ये कहते हैं कि ये जो एग्रीगेट डिमांड होती है, समग्र मांग, इसको हम अगर संक्षेप में देखें तो हम एक C+I+G के रूप में इसको देखते हैं। कुल उपभोग है अर्थव्यवस्था का, वस्तुओं और सेवाओं का निजी क्षेत्र में, I जो है कुल निजी क्षेत्र का निवेश है, और G जो है कुल सरकारी क्षेत्र है या सरकारी व्यय को प्रदर्शित करता है। अभी हम यहाँ पर अन्य जैसे बाहरी क्षेत्र जो चतुर्थ सेक्टर होता है, X-M या जो नेट एक्सपोर्ट होता है, उसको नहीं दिखा रहे हैं, केवल सरलता के लिए, ताकि बहुत जटिलता न आने पाए। और हम ये कह सकते हैं कि किसी बंद अर्थव्यवस्था में ये समग्र मांग के 3 स्रोत हैं, और इनमें अगर वृद्धि हो जाए किसी में भी, चाहे उपभोग में, चाहे ये में, चाहे इसमें, और अगर इनको आप ध्यान से देखें तो आप जानते हैं कि उपभोक्ताओं के आयों में अगर वृद्धि हो जाए या उनके उपभोग की सीमांत प्रवृत्तियों में परिवर्तन वृद्धि हो जाए तो कुल निजी उपभोग बढ़ जाता है। निवेश, जो निजी निवेश है, वो ब्याज दरों पर निर्भर करते हैं, पूंजी की सीमांत दक्षताओं पर निर्भर करते हैं। और अगर ऐसा हो कि उपभोग उत्पादक जो है निवेश करने के लिए प्रेरित हों, लाभ की संभावनाएं अधिक हों,
तो वैसी स्थिति में निवेश बढ़ेगा और ये आय बढ़ जाएगा। और तीसरा सरकार का प्रत्यक्ष हस्तक्षेप है, और अगर सरकारी व्यय बढ़ जाए अर्थव्यवस्था में तो कुल समग्र मांग बढ़ जाएगी, और अगर ये सब बढ़ें तो समग्र मांग बढ़ेगी। और अगर वैसी स्थिति में समग्र पूर्ति न बढ़ पाए या कम बढ़ पाए तो दोनों के बीच में गैप होगा, और इस गैप को हम मांग अधिक कहेंगे, एक्सेस डिमांड कहेंगे। और इस एक्सेस डिमांड के माध्यम से अर्थव्यवस्था में मूल्य स्तर में वृद्धि होगी। तो इस चित्र में हम मूल्य कहीं नहीं दिखा रहे हैं क्योंकि जटिलता होगी। हम समग्र मांग, समग्र पूर्ति और मांग अधिक की स्थितियां दिखा रहे हैं। हम एक 45 अंश की रेखा ऐसे खींचते हैं जिस पर समग्र मांग और समग्र व्यय बराबर होते हैं, और इस नाते इस पर संतुलन होता है। संतुलन इसी पर होगा, और ये इन तीनों स्थितियों को किसी भी तरह से एक वक्र खींच कर दिखाया जा सकता है ऐसे, और एक और वक्र अगर आप खींच लें तो वो ऐसे। और इसमें ये हम देखेंगे ये C + I + G ये प्रारंभिक स्थितियां हैं, और ये C1 + I1 + G1 है, और जिसमें बढ़े हैं ये, और इनके बढ़ने के कारण संतुलन का बिंदु यहाँ था, संतुलन का बिंदु यहाँ गया है। लेकिन इस बिंदु पर ये स्थिति है, ये मान लीजिए संतुलन का बिंदु था पहले E1, और यहाँ पर हम लोग थे, ये Y1 है, ये Y2 है, ये E2 है, ये इसको E3 लिख रहा हूँ, और अगर 2 लिखूँ तो यहाँ इसको E3 लिख दे रहा हूँ। तो वैसी स्थिति में ये समग्र मांग है, और समग्र मांग में अगर वृद्धि हो जाती है तो ये वक्र शिफ्ट होकर ऐसे होगा, और संतुलन का बिंदु यहाँ से यहाँ जाएगा। और जब ये समग्र मांग बढ़ेगी, अगर हम इस ई बिंदु पर संतुलन में हैं तो हम E1 से E3 पर जाएंगे। यही मांग अधिक है, एक्सेस डिमांड है। आय के इस स्तर पर पहले मांग थी Y1 E1, अब मांग हो गई है Y1 E3, और इस प्रकार से मांग में इतनी वृद्धि हुई है। और जब मांग में इतनी वृद्धि होगी तो मूल्य स्तर में वृद्धि होगी, और इस वृद्धि को हम लोग डिमांड पुल इन्फ्लेशन कहेंगे। और ये वृद्धियां होती क्यों हैं? ये तीनों कारण हैं। और सरकार अपने बजट में वृद्धि करती है, व्यय में वृद्धि करती है, ऋण लेके वृद्धि करती है, मुद्रा छाप के वृद्धि करती है, जिस किसी भी रूप में वृद्धि करती है, अर्थव्यवस्था में कुल मौद्रिक आय में वृद्धि होगी। और इन तीनों तत्वों में से किसी में या कुछ में या सब में वृद्धियां होंगी तो समग्र मांग बढ़ेगी, और मांग अधिक होगा। जब तक ये मांग अधिक रहेगा तब तक मूल्य स्तर बढ़ेगा, और जब तक यहाँ संतुलन पर बिंदु नहीं पहुँचते तब तक मूल्य स्तर बढ़ता है, और इसी को हम लोग मुद्रास्फीति कहते हैं। तो समय अभाव के कारण ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, और